हाँ होता है। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था बेटा। हमने इस बात के बारे में डिस्कस किया था कि कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट की जो नेचर होती है वो कौन सी नेचर होती है अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी। तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से जो हीट की नेचर होती है वो नेचर होती है एक फ्लूइड की तरह माना जाता है। कि कैलोरिक थ्योरी ने ये कहा था कि हीट जो होती है वो एक किस्म का फ्लूइड है और जिसको कैलोरी कहा गया था, और उसकी नेचर हमने डिस्कस की थी कि कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक उस कैलोरी की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो हमने डिस्कस की थी। और जो आखिरी बात हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि कैलोरिक थ्योरी के जो सबसे पहला जो चैलेंज आया था वो आया था काउंट रमफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। और काउंट रमफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की थी कि जो हीट है उसका ताल्लुक जो है वो किसी फ्लूइड के साथ नहीं है। हीट का ताल्लुक किसके साथ है? वर्क के साथ है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि काउंट रमफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली ये बात डिस्कवर की थी कि हीट का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? वर्क के साथ है। ठीक है। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, जो काउंट रमफोर्ड का काम था जिसके अंदर उसने ये बात प्रूव की थी कि हीट का ताल्लुक जो होता है वो वर्क के साथ है, इसी चीज को आगे बढ़ाया जूल ने। ठीक है। और जूल ने इस चीज को आगे बढ़ा के एक थ्योरी डेवलप की गई जिसको हम कहते हैं डायनामिकल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी जो होती है ये हीट के बारे में क्या कहती है बेटा। इसको कहा जाता है बेटा डायनामिकल डायनामिकल या जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट। अब ये थ्योरी क्या कहती है बेटा? देखिए बेटा, जूल ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जिन एक्सपेरिमेंट के अंदर जूल ने इस बात को प्रूव किया कि आप पोटेंशियल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट्स में उसने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि पोटेंशियल एनर्जी को आप हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे उसने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को एस्टेब्लिश किया कि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ। जब किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है तो उस बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, या जिसका एक कॉमन एग्जांपल आप ले लें कि लोहा होता है। जब आप उसको इस तरह से किसी हथौड़े के साथ इस तरह से मारोगे तो आप देखते हो कि वो लोहा जो होता है वो गर्म होता है। वो इसलिए गर्म होता है कि हथौड़ा जब आप मारते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आती है। और हथौड़ा जब वर्क करता है लोहे के ऊपर तो लोहा जो होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नतीजा ड्राइव किया गया कि हीट का ताल्लुक जो होता है वो वर्क के साथ है। वो फैक्ट जो काउंट रमफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर स्टेब्लिश की थी कि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ है, तो जूल ने, आप कह सकते हैं कि फर्दर उसको सर्टिफाई कर दिया कि काउंट रमफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सही है और हीट का ताल्लुक जो है वो वर्क के साथ है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि
जूल experimentally proved that heat is related with वर्क। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ जोड़ा गया, कि हीट जो है वो वर्क की तरह होती है बेटा। और एक रिलेशन भी दिया गया कि W इज इक्वल टू जे क्यू, वेयर जे जो होता है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसके बारे में हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या जूल्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये रिलेशन आपको कहता है कि W इज इक्वल टू जे क्यू, जब आप वर्क करोगे तो वहां पे क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक नया ताल्लुक बना बिटवीन हीट एंड वर्क। अब हीट और वर्क के दरमियान अगर ताल्लुक जुड़ भी जाता है तो इसमें ऐसी नई चीज क्या है। लेकिन पहली बात ये कि अपने माइंड के अंदर रखें कि वर्क होता क्या है। ठीक है, जैसे वर्क को तो सिंपली हम कहते हैं फोर्स लगती है, डिस्प्लेसमेंट तय होता है तो हम कहते हैं वर्क है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैकेनिक्स होती है उसके अंदर वर्क जो होता है वो एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, जिसको इस्तेमाल करके हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने मेरे अंदर जो बॉडी के अंदर एनर्जी है, अगर मैं चाहता हूं कि ये एनर्जी किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर में ट्रांसफर करूं एज अ काइनेटिक एनर्जी, जैसे मेरे सामने कोई बाल हो या कोई और चीज हो, तो मैं क्या करूंगा, उस बाल के ऊपर फोर्स लगाऊंगा और फोर्स लगने से वो बाल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। हम कहेंगे वर्क हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है कि इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में जो मेरे बॉडी की एनर्जी थी वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बन गई। ठीक है, आप अपनी बॉडी की डायरेक्ट एनर्जी किसी और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में नहीं भेज सकते। हमेशा इसके लिए आपको बीच वाला इंटरमीडिएट प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वर्क एक बीच वाला प्रोसेस होता है, वर्क एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। वर्क एक ऐसी चीज होती है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देते, अपनी बॉडी की एनर्जी आप कन्वर्ट कर देते किसी दूसरी एनर्जी के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वर्क होता है, ये वर्क किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। स्टोर क्या होती है, एनर्जी होती है। और जब वो एनर्जी आपने ट्रांसफर करनी होती है किसी और की एनर्जी में, तो आपने बीच में कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना होगा, वर्क। जैसे डीजल और पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, अगर आपने इसकी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है तो आपको इंजन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इंजन के अंदर उसको डालोगे, इंजन के अंदर वो बर्न होगा, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जाएगी, हीट एनर्जी जो होगी वो मैकेनिकल एनर्जी में जाएगी, गाड़ी चलेगी। डायरेक्ट आप डीजल पेट्रोल से आप चल नहीं सकते। मीन्स आपने अगर केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल एंड पेट्रोल आपने कन्वर्ट करनी है मैकेनिकल एनर्जी में, तो आपने बीच वाला प्रोसेस इस्तेमाल करना होगा, इंजन वाला। इसी तरह से अगर आपने अपनी बॉडी की एनर्जी किसी और एनर्जी के अंदर ट्रांसफर करनी है तो आपको बीच वाला प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्क। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर वर्क एक ऐसी चीज होती है जिसको इस्तेमाल करके आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझे।
वर्क स्टोर नहीं होता बॉडी के अंदर, स्टोर क्या होता है, एनर्जी होती है। वर्क सिर्फ एनर्जी को एक चीज से दूसरी चीज के अंदर ट्रांसफर करने का बीच वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आ जाए वापस अपनी स्टेटमेंट पे कि जूल ने क्या कहा था, जूल ने कहा था कि हीट का ताल्लुक किसके साथ है, वर्क के साथ है। तो इसका मकसद है जिस तरह से वर्क बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, तो फिर तो हीट जो होगी वो भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगी। ठीक है, जब हीट का ताल्लुक वर्क के साथ जुड़ गया, तो जिस तरह से वर्क बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, वर्क बीच वाला प्रोसेस होता है, वो ट्रांसफर वाला प्रोसेस होता है। वर्क आप समझे, वर्क कुछ नहीं, वर्क एक ट्रांजिशन का प्रोसेस है, एक ट्रांजिशन का प्रोसेस है जो बीच में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि हीट जो होती है उसका ताल्लुक वर्क के साथ है, इसका मकसद है फिर हीट भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगी। तो फिर बॉडी के अंदर स्टोर क्या होता है, जो बॉडी को गर्म करता है या ठंडा करता है। ये एक बड़ा मसला आया जूल वालों के काम के बाद के, जब उन्होंने हीट का ताल्लुक वर्क के साथ जोड़ दिया, तो मसला ये आया कि उस वक्त इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी, लेकिन उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था इंटरनल एनर्जी का कि फिर बॉडी के अंदर क्या मौजूद होता है। क्योंकि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ है, तो वर्क तो बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर किया जाता है। तो अगर हीट का ताल्लुक वर्क के साथ है, तो हीट बॉडी सिर्फ दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करने का जरिया बनेगा। इस बात का जवाब दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि हर बॉडी के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको कहा गया इंटरनल एनर्जी। हर बॉडी के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको इंटरनल एनर्जी का नाम दिया गया। और ये कहा गया कि ये स्टोर्ड एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्टोर होती है, ये हीट की सूरत में स्टोर नहीं होती, ये स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, ये बॉडी के मॉलिक्यूल्स के पास स्टोर्ड होती है। और ये किस सूरत में होती है, ये होती है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये कहा कि हर बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी नहीं होती। स्टोर्ड एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है। और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो फॉर्म जो होता है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की सूरत में स्टोर्ड होती है। मीन्स इस बात को बॉडी का गया इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी जिस बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, वो बॉडी ज्यादा गर्म होती है। मीन्स बॉडी के गर्म होने या ठंडा होने का रीजन जो होता है वो हीट एनर्जी नहीं है। बॉडी के गर्म होने या ठंडा होने का रीजन कौन सा है, इंटरनल एनर्जी। अगर किसी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो वो बॉडी गर्म होगी। अगर किसी भी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी कम है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। अब फिर हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी इस इंटरनल एनर्जी की ट्रांसफर है। जब एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है, तो जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते थ्रू वर्क, इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंटरनल एनर्जी जो होती है
वो एक बॉडी से ट्रांसफर जब होती है दूसरी बॉडी के अंदर, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाती है? हीट के थ्रू जाती है। जब इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी में जा रही होती है, तो ये जो बीच वाला ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी की ट्रांसफर के प्रोसेस को कहा जाता है। कि अगर आपने एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी दूसरी बॉडी की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, तो आपको हीट के थ्रू कन्वर्ट करनी पड़े। जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हो थ्रू वर्क, इसी तरह से आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्ट करते हो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में थ्रू हीट। हीट स्टोर नहीं होती, स्टोर कौन होता है? स्टोर होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है वो जूल के बाद आया। आप कह सकते हैं इसके अंदर कि इसके मुताबिक हीट is not stored in body। हीट जो होती है वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है? इंटरनल। अब जब बॉडी के अंदर हीट स्टोर नहीं होती, तो मीन्स ये प्रॉपर्टी भी नहीं है। कल वाली थ्योरी ने कहा था कि हीट क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। तो अगर ये थ्योरी कहती है कि हीट जो होती है वो बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती, इसका मकसद है फिर हीट जो होगी वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि हीट is not characteristic property transfer of energy from one body to another body। ये कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, सिंपली आप इसको ले लें कि जिस तरह से वर्क मैकेनिक्स के अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वर्क किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, स्टोर हमेशा एनर्जी होती है। इसी तरह से हीट एनर्जी एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी को दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर के प्रोसेस का नाम है। बाकी अंदर जो स्टोर होती है वो हीट एनर्जी स्टोर नहीं होती। ठीक है, समझ गए इस बात को? अब आ जाते हैं कि फिर जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है। हर बॉडी के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बॉडी के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर दो किस्मों की एनर्जीज हो सकती है। एक वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, उनकी मोशन की वजह से, उनकी मोशन की वजह से उनके अंदर, आपको पता है कोई भी बॉडी जब मूव करती है, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन में हो, चाहे वो वाइब्रेटरी मोशन में हो, चाहे वो रोटेटरी मोशन के अंदर, उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हर बॉडी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं,
जबकि लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल कौन सी मोशन कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकते हैं, रेंडम मोशन करते हैं। तो चाहे लिक्विड्स हो, चाहे गैसेस हो, चाहे सॉलिड्स हो, उनके मॉलिक्यूल मूव करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो उनके पास एनर्जी होती है उसको कहा जाता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। उसको हम कहते हैं वो बॉडी की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी भी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास मास होता है और मास मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के अट्रैक्ट होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं ना, उनकी अट्रैक्शन की वजह से उनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सॉलिड के मॉलिक्यूल, जिसको आप केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, बॉन्ड बने होते हैं ना सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के, ये एक दूसरे की फोर्सेस की वजह से होते हैं। तो ये जो फोर्सेस होती है इनकी वजह से इनके पास जो एनर्जी होती है वो होती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के पास जो स्टोर्ड एनर्जी हो सकती है, स्टोर्ड एनर्जी ही तो नहीं होगी, स्टोर्ड एनर्जी जो हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, एक होती है इंटरनल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होती है और दूसरी होती है इंटरनल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होती है। तो अब इंटरनल एनर्जी को आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि किसी भी बॉडी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की सब एनर्जी को अगर सम करोगे, इसके अंदर अगर 1,00,000 सपोज करें 1,00,000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सब के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इन सब के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक। इसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मकसद है इसके मॉलिक्यूल्स की। अब अगर ये पेन इस तरह से मैं फेंकू ना, तो पेन के अंदर भी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी नहीं कहलाती। बॉडी की इस पेन की अपनी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल नहीं कहलाएगी। इस पेन के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। फिर किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब की सम अगर करेंगे तो उन सब की जो सम होगी वो क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। तो आप कहोगे बेटा इसको कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, देखिए इंटरनल एनर्जी को आप कह सकते हैं बेटा सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies of molecules of body is called internal energy। ठीक है, सम ऑफ ऑल जो होती है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक नहीं, माइक्रोस्कोपिक के जितनी भी किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल के पास टोटल जो एनर्जी होती है सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और यही इंटरनल एनर्जी किसी चीज के गर्म होने या ठंडा होने का सबब होती है। किसी भी चीज के ठंडा होने या गर्म होने का रीजन जो होता है वो हीट एनर्जी नहीं होती,
किसी भी चीज के ठंडा होने या गर्म होने का जो रीजन है वो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आप इसको कह सकते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, और ये जो होती है वो ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से होती है इसके पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है कि अगर हम बात करें आइडियल गैस की, कि आइडियल गैस क्या होती है। देखिए बेटा, आइडियल एक बिहेवियर होता है। आप ये नहीं समझे कि आइडियल एक बिहेवियर होता है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज गैस होती है तो एक होती है आइडियल गैस, जैसे आप कहते हो ना, हम सब इंसान जिसके अंदर इंसान की सब प्रॉपर्टीज मौजूद, हम जैसे आम इंसानों के अंदर इंसानों की सब प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं होती। ठीक है, कोई ना कोई या ज्यादा बहुत सारी हमें हमारे अंदर कोताहियां होती है। ठीक है, हम एक आइडियल इंसान नहीं है, बहुत सारी उसमें हमारे अंदर खामियां होती हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर एक सब वो खूबियां होती हैं जो एक इंसान के लिए होनी चाहिए, तो हम कहते हैं वो आइडियल इंसान है। तो आइडियल इंसान हम इंसानों से एक अलग चीज नहीं है, हम इंसानों में से ही वो है, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो परफेक्ट, जिसको इंसान कहा जाए वो परफेक्ट इंसान वाला बिहेवियर। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि आइडियल गैस, तो ये आइडियल गैस कोई अलग गैस नहीं होती, ये रियल गैसेस में से ही अगर कोई गैस एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करे तो हम कहते हैं ये आइडियल गैस है, मीन्स ये गैस है जिसको आइडियल गैस कहा जाए। आप ये नहीं समझे कोई आइडियल गैस कोई अलग होगी, रियल गैस में से भी कोई गैस जब वो प्रॉपर्टीज शो करे जो गैस होने के लिए जरूरी है, गैस होने के लिए जरूरी है प्रॉपर्टी कि उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अगर कोई गैस रियल भी ऐसा बिहेवियर शो करती है कि आपको लगता है इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, आप कहोगे ये आइडियल गैस है, वो रियल गैस ही, लेकिन उसका बिहेवियर अब कौन सा बन गया है, आइडियल बन गया। आप ये माइंड से निकाल दे के कोई टाइप्स होते हैं गैसेस के, आइडियल गैसेस और रियल, कोई नहीं है। आइडियल एक बिहेवियर है, नेचर है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या है, नेचर है, वो कोई अलग चीज नहीं होती, वो एक बिहेवियर है। इसी तरह से आइडियल गैसेस का बिहेवियर है, हम तय करते हैं अगर किसी गैस के अंदर ये चीजें होंगी तो उस गैस को कहेंगे ये तो बिल्कुल गैस है, ये आइडियल गैस है। ठीक है, तो ये जो होता है ये बिहेवियर होता है। तो जो आइडियल गैस, जब कोई भी गैस आइडियल गैस बनती है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन जीरो हो जाती है, तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, उसका सिर्फ एक हिस्सा रह जाता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है इंटरनल
काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी वाला हिस्सा मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो आइडियल बिहेवियर के अंदर, जब गैस आइडियल बिहेवियर के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो हो जाती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जैसे आप ग्रेविटी के अंदर देखें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर किसी मास को ले जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। और उसके अंदर आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो इसी तरह से जब गैस, आइडियल गैस की बात करते हैं, जब कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है तो आप कहोगे कि उसके अंदर सिर्फ एक किस्म की इंटरनल एनर्जी होती है, और वो कौन सी होती है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको कह सकते हैं, इन केस ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल जीरो होती है, बिकॉज अट्रैक्टिव जो फोर्सेस होती है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा तीसरी बात। अब हमने दो बातें डिस्कस की, मैं उसको समराइज कर देता हूं। हमने एक बात डिस्कस की कि हीट क्या होती है, उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि जूल ने और काउंट रमफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स ने जब ये बात तय कर ली कि हीट का ताल्लुक किसके साथ है? वर्क के साथ। कि हीट का ताल्लुक जो है वो वर्क के साथ है, तो ये बात तय हो गई कि फिर हीट एनर्जी तो बॉडी के अंदर मौजूद नहीं रह सकती, क्योंकि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ। फिर वर्क एक ऐसी चीज होती है जो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती, वो जस्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करने का एक बीच वाला प्रोसेस है। तो इसका मकसद है कि फिर हीट भी जो होगी वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का बीच वाला प्रोसेस होगा। इसका मतलब है कि फिर किसी भी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हीट एनर्जी नहीं है, और न ही किसी बॉडी के गर्म होने का और ठंडा होने का जो रीजन है वो हीट एनर्जी है। उसका रीजन कौन सा है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास वाइब्रेशन को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। इस इंटरनल एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें आइडियल गैसेस की, तो आइडियल गैसेस के पास जो है वो किसी भी आइडियल गैसेस के पास जो होती है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तो होती है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिर ये टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, मिर्ची आप सबने खाई है। ठीक है, मिर्ची जो होती है एक आप समझे कि जो है वो एक सब्जी है। सब्जी होगी, क्या होगी? ठीक है, तो क्या है? तरकारी है। माशाल्लाह। तो देखिए, और ऑनलाइन क्लास है वो दिन तो चाहिए कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मिर्ची जो होती है, आप समझे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। कड़वापन जो होता है वो उसका जायका होता है, टेस्ट होता है। चीनी जो होती है वो आप समझे कि कोई चीज होती है और उसका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। बहुत सारी चीजों का टेस्ट मीठा होता है। तो देखिए, हजारों गुरु आवाज हुआ है। तो देखिए, तो जो सेल का
तो देखिए बेटा, जो मिर्ची होती है उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वापन होता है, ठीक है। अब इसका टेस्ट अगर कड़वापन होता है तो वो जो कड़वापन होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसका टेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी है उसके जो दो हिस्से हैं, एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है, एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। इस इंटरनल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा है इसका टेस्ट आप कह लें कि ये टेम्परेचर है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अपने आप को शो करती है एज अ टेम्परेचर। मीन्स किसी भी बॉडी के गर्म होने या ठंडा होने के अंदर जो किरदार अदा करती है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी करती है। अगर किसी बॉडी के अंदर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसके अंदर टेम्परेचर का टेस्ट ज्यादा आता है। अगर उसके अंदर किसी भी चीज के अंदर अगर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसका टेस्ट टेम्परेचर कम आता है। जैसे साउंड को देख ले, साउंड का एम्पलीट्यूड जो होता है उसका टेस्ट होता है लाउडनेस, ठीक है। आपको बड़ी आवाज सुनाई देती है, कम आवाज सुनाई देती है, ये कौन तय करता है? आपको आवाज श्रिल सुनाई देती है, ग्रेव सुनाई देती है, ये इसको तय कौन कर? फ्रीक्वेंसी का टेस्ट जो होता है वो पिच है, श्रिलनेस, ग्रेवनेस। एम्पलीट्यूड जो होता है उसका टेस्ट कौन सा है? लाउडनेस। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा है उसका टेस्ट कौन सा होता है? उसका टेस्ट होता है जो है वो टेम्परेचर। तो आप इसको कहोगे ये सेंसेशन है, ये कोई एनर्जी नहीं है, टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगी। ये एनर्जी नहीं, टेम्परेचर एनर्जी नहीं, टेम्परेचर सेंसेशन है। इसलिए आप इसको लिखोगे सेंसेशन ऑफ एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी, कि किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एवरेज बेटा, sensation of average kinetic energies of molecules of body is called temperature, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को कोई सेंसेशन नहीं होती। क्या आप कहेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की सेंसेशन तो जो होती है वो टेम्परेचर, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती? कोई नहीं होती, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हैज नो सेंसेशन। अब इसको सेंसेशन नहीं है तो इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की सेंसेशन है टेम्परेचर, उससे पता लग जाता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है या इसकी इंटरनल एनर्जी कम है। लेकिन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की सेंसेशन नहीं है, इसलिए आप कहोगे कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर नहीं किया जा सकता। तो एज अ होल इंटरनल एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा कौन सा है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी।
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तो अपने आप को शो कर लेती है, टेम्परेचर, उससे हम उसको मेयर भी कर लेते हैं। लेकिन लेकिन ये जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई सेंसेशन है ही नहीं, तो इसको मेयर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि एज अ होल आप इंटरनल एनर्जी को मेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर की सूरत में मेयर हो सकता है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी मेयर नहीं हो सकता। तो एज अ होल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो मेयर नहीं की जा सकती। सॉफ्टनेस या हार्डनेस के करे सके दीजिए मालिक्यूल से के किलोज अच्छी था वजह स्पेसिंग घटे तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंदियूं, जेकॾहिं मॉलिक्यूलर फोर्सेस वधीक होंदी जे लिक्विड्स आहिनि माना स्पेसिंग होंदी तो उहा शइ तय करे सघे। ठीक है, उन सां वरी इहो तय करे सघो था माना जीअं डेंसिटी हूंदी है, माना जंहिंमें मॉलिक्यूल्स हिक ॿिए खे जाम किलोज अची वेंदा आहिनि, इहे शइ तव्हां बिल्कुलु तय करे सघो था। इंटरनल एनर्जी या सेंसेशन कोन्हे, हार्डनेस या सॉफ्टनेस का सेंसेशन कोन्हे, माना माना सॉफ्टनेस या हार्डनेस जेका होंदी है इनका सेंसेशन कोन होंदी है। तो पाण उनखे हिकिड़ी सेंसेशन चयो न, तो सॉफ्टनेस या हार्डनेस हिकिड़ी अलॻि माना प्रॉपर्टी होंदी है कि सॉफ्ट हूंदा आहिनि या हार्ड हूंदा आहिनि। इसको आप एक्यूरेटली मेयर नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, और आप कहोगे कि हार्डनेस जो बॉडी की होती है, हार्डनेस या कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हीट एनर्जी की वजह से नहीं होता, ये किस वजह से होता है, ये इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। अब ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, कल डिस्कस करेंगे कि हीट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। आप इसको कह सकते हैं कि ये ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, नॉट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये पॉइंट इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, आज टाइम हो गया, कल इसी पॉइंट से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।